देखो भाई ध्यान से, अगर हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ इस तरीके से चलता है भाई, फ्लो होता है। एक पूरा साइकिल अगर दे रखा है तो आधा साइकिल पॉजिटिव में, आधा साइकिल किस में होगा, नेगेटिव में, पूरा साइकिल हो गया। तो पूरे साइकिल के लिए मैंने आपको बता दिया था, पूरे साइकिल के लिए औसत मान कितना होगा, हमेशा 0 होगा। कितना होगा, 0। आधे साइकिल के लिए अगर आपको निकालना है तो आधे साइकिल के लिए 0 से प्लस आई नॉट के बीच में वैल्यू लाई करती है, यानी 0 से कहाँ तक के बीच में लाई कर रही होगी, प्लस के आई नॉट के बीच में जो है वैल्यू कुछ ना कुछ लाई कर रही होगी। वही हमें निकालना है कितनी कर रही होगी, और आधे साइकिल के लिए हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो आई किसके बराबर होता है भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। अब अगर मुझे एवरेज निकालना है तो आई एवरेज चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 चाहिए। तो आई नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो बाहर निकल जाएगी। मुझे निकालना है साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से t/2 है, इतना हमें निकालना है। अब एवरेज वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे भाई, 0 से t/2 है, ये आई नॉट हो गया। साइन ओमेगा टी की कैसे निकालेंगे भाई, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से t/2। एवरेज का मतलब है जितना टाइम लगा है उससे क्या करना होगा, डिवाइड। तो यहाँ t/2 से आप क्या कर दोगे भाई, यहाँ पे डिवाइड लगा दोगे। जो भी टाइम होता है उससे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड लगा देंगे हमेशा उसे। अब जो 2 आ रहा है, ये वाला जो 2 है वो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 2i0/t। और आप मुझे बताओ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कॉस ओमेगा टी होता है क्या। देखो इंटीग्रेशन बताया नहीं जा रहा है आप लोगों को, इंटीग्रेशन तो माइनस के कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी है उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड लगाते हैं। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, ओमेगा, और उससे क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t/2, यही आएगा। अब जो ओमेगा है उसे मैं बाहर की ओर अगर ले लूँ तो ये बनेगा 2i0t इंटू में ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दो, कॉस ओमेगा टी की जगह कितना आ जाएगा, t/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आएगा, कॉस 0, यही मिलेगा। अच्छा, अब जो ओमेगा है हम जानते हैं, ओमेगा देखो किसके बराबर होता है, ओमेगा हमेशा किसके बराबर होता है भाई, 2π/t के बराबर होता है हमेशा ओमेगा। इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो ओमेगा की जगह 2π/t अगर हम पुट कर देंगे तो आई का एवरेज वैल्यू 0 से t/2 अगर मुझे चाहिए तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। और क्या मिलेगा देखो, 2i0/t इंटू टी की जगह क्या रख देंगे, 2π/ओमेगा, और यहाँ पे क्या है भाई, माइनस के कॉस ओमेगा की जगह 2π/t, सॉरी, और ये क्या है 2π/t इंटू में क्या है यहाँ t/2, और प्लस के cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, +1 होती है। तो यहाँ +1 आ रहा होगा। अब इसे देखो क्या क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट देंगे। ये t से t कैंसिल हो गया, अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, इधर भी t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो ये बन रहा है i0/π, क्या आ रहा है, i0/π, और इधर क्या आ जाएगा भाई, माइनस के cos पाई, और प्लस के कितना होगा, ये 1 के बराबर होगा। बताओ cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस आगे लगा हुआ है तो पूरा ओवरऑल कितना हो जाएगा, +1। तो ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा, +1। तो ये मिलेगा आपका 2i0/π। तो i की जो एवरेज वैल्यू है 0 से t/2 वो कितना मिल जाएगा भाई, 2i0/π। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। 2 को अगर मैं पाई से डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू निकल के आती है एग्जैक्ट, जो आती है 0.637 i0 के बराबर। कितना निकल के आएगी, 0.637 i0 के बराबर, जिसे आप ऐसा लिख सकते हो कि i0 का या ऐसे लिख दो 63.7% ऑफ i0। तो i0 का कितने परसेंट है, 63.7% मिल जाएगा, परसेंटेज निकालना चाह रहे हो। तो जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू i0 का कितने परसेंट आ रही है, 63.7%। इतना आता है एवरेज वैल्यू, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। अगर आपको आधा साइकिल दिया हुआ हो तो उसके लिए आप निकाल सकते हो, ठीक है भाई।
अगर आपको हाफ साइकिल की जगह बोल दिया जाए कि हमें जो वैल्यू निकालनी है एवरेज वैल्यू 4, ये हाफ साइकिल था, अगर हमें हाफ साइकिल की जगह क्या दे दिया जाए भाई, पूरा साइकिल दे दिया जाए, कंप्लीट साइकिल दे दिया जाए, तो कंप्लीट साइकिल के लिए हमें अगर वैल्यू पूछी जाए तो हम किस तरीके से निकालेंगे, वहां पर क्या चेंजेस आ जाएंगे वो देखो। वैसे तो कंप्लीट साइकिल के लिए कितना आना चाहिए, एवरेज वैल्यू 0 आना चाहिए, लेकिन इस तरीके से, इधर ही बैठो, तुम दोनों ही उठो और दोनों ही बाहर जाओ। हाँ, सौरभ और ऋषु दोनों ही जाओ। मैंने लास्ट क्लास में कुछ कहा था आप दोनों से, तो अगर हमें निकालना है कंप्लीट साइकिल के लिए, तो कंप्लीट साइकिल के लिए लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 से t आ जाएगी। यहाँ जो अभी हम 0 से t/2 ले रहे थे वो 0 से t हो जाएगा। वो अगर हम सॉल्व करें तो देखो फटाफट से इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना होगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, है ना। तो वही निकाल रहा हूँ मैं। अगला ध्यान से देखना भाई, तो एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल, तो कंप्लीट साइकिल अगर दे दिया जाए उसके लिए हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, आई का इक्वेशन क्या होता है भाई, I0 साइन ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, कंप्लीट के लिए 0 से t हो जाएगा। I0 बाहर, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू चाहिए 0 से t। और कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। तो ये कितना आएगा, 0 से t इज इक्वल टू I0, इंटीग्रेशन हम करेंगे साइन ओमेगा टी का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे और टोटल टाइम से क्या कर देंगे भाई, डिवाइड, यही होगा टोटल टाइम t। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई। देखिए I0 t को मैं बाहर ले जाता हूँ, साइन ओमेगा टी का कितना होता है, माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन कितना आ जाएगा ओमेगा। लिमिट 0 से क्या करना है t, ये बाहर ले आया मैं, तो I0 आई ओमेगा को भी बाहर ले जाओ भाई, ये t है, तो I0 अपॉन टी इस ओमेगा को बाहर ले आया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, माइनस के कॉस ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस के कॉस 0, ऐसा आएगा। देखो ध्यान से, अपर लिमिट पुट करेंगे तो t आ गया, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, 2 अपॉन टी। तो ये देखो I की जो एवरेज वैल्यू है 0 से t कितनी मिल जाएगी, I0 अपॉन टी, ओमेगा की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2 अपॉन टी। और यहाँ क्या आ रहा है भाई, माइनस के कॉस ओमेगा की जगह यहाँ पे भी 2 अपॉन टी इंटू में t, और कॉस 0 1 होता है तो प्लस के 1 आ गया। t से t कैंसिल, t से ये वाला t कैंसिल, t आ रहा है I0 अपॉन 2 पाई, और इधर क्या आ रहा है माइनस के कॉस 2 पाई और प्लस के कितना आ रहा है 1। अब हमें देखना है इसकी वैल्यू कितनी है, तो कॉस 2 पाई यानी कॉस 360, और कॉस 360 की वैल्यू कितनी होती है भाई, +1 होती है। उसके आगे -1 लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। यानी हमारा जो आई की वैल्यू की, आई का जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 0। किसके लिए आएगा ये, कंप्लीट साइकिल। तो अगर कंप्लीट साइकिल दे रखा है तो उसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हाफ साइकिल दे रखा है तो कितनी होती है, 63.7% वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, या मीन वैल्यू आप बोल सकते हो। अगली जो वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है वो पूछी जाएगी RMS वैल्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जनरली पूछी ही जाती है ज़्यादातर। तो किस तरीके से निकालेंगे RMS वैल्यू को, तो देखो भाई RMS मुझे निकालना है, या RMS वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल अल्टरनेटिंग करंट का निकालना है। तो देखो RMS का मतलब होता है आपको सबसे पहले स्क्वायर लेना है, उसके बाद मीन लेना है, और उसके बाद रूट लेना है। 3 स्टेप में करना पड़ेगा, स्क्वायर, उसके बाद मीन, एवरेज, और उसके बाद में क्या करना होगा, रूट लेना पड़ेगा। तो तीनों स्टेप फॉलो करते जाएंगे और RMS वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी। तो I की इक्वेशन क्या है भाई, I = I0 साइन ओमेगा टी है। सबसे पहले स्क्वायर कर दो, तो I² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक स्टेप तो पूरा हो गया, स्क्वायर कर दिया। अब क्या लेना है, मीन लेना है, तो इसकी वैल्यू मीन लेनी है, तो एवरेज का ये सिंबल होता है। कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से t। I0 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लेना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से। कांस्टेंट तो बाहर मैंने ले लिया, इसका लेगा।
अब मेन जो गेम है वो इसका है भाई, इसकी आपको क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तब। तो इसे मैं अलग से करूँगा, तो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और मैं अलग से निकाल रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 से t अलग से सॉल्व कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे भाई इसको, कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से t, और टोटल टाइम से क्या कर देना है भाई, हमें डिवाइड लगा देना है। तो टोटल t से हमने क्या लगा दिया यहाँ, डिवाइड, ऐसे ही आएगा। अब बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर पता हो तो, कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर किसके होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, वहीं से हम इसे निकाल लेते हैं, है ना। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, याद हैं, कौन सा होता है कॉस 2 थीटा का, एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं भाई। देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मुझे ये पुट करना है, तो क्या मिलेगा भाई यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मतलब है ओमेगा टी को आप डबल कर दोगे, और अपॉन में क्या आएगा भाई 2 आएगा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आप ये लिख सकते हो, इनटू में क्या है डी टी है, इसका इंटीग्रेशन करना है, टी यहाँ पहले से है ये, तो ये हमें करना है 0 से t हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जो बाहर ले जा सकते हैं उसे बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन करोगे आप 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इनटू में क्या आ जाएगा डी टी, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, ये आप करोगे, अब देखो 1/2t तो ऐसे एज इट इज आ जाएगी। 1 का बताओ इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, 1 का x के रेस्पेक्ट में करते तो x आता, t के रेस्पेक्ट में कर रहे तो t आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही आता है, तो क्या मिलेगा t। अच्छा cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos थीटा का sin थीटा होता है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस आप लगा के चलोगे, तो sin 2 ओमेगा t, और डिवाइड किससे कर दोगे, 2 ओमेगा से डिवाइड कर दोगे, 2 ओमेगा से करोगे पूरा, तो ये आपको मिलेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t, ऐसा मिलेगा आपको भाई। तो 1/2t लिमिट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट करेंगे तो t माइनस के साइन 2 ओमेगा t अपॉन में कितना मिलेगा भाई, 2 ओमेगा। लोअर लिमिट करोगे तो t की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 तो वो 0 ही बन जाएगा, उसे मैं पुट नहीं कर रहा हूँ। अब इसे सॉल्व कर लो भाई, तो 1/2t, और इधर कितना आ रहा है t माइनस के साइन ओमेगा t आ रहा है, तो ओमेगा की जगह क्या लिख दो भाई, 2π/t, इनटू में t अपॉन में 2 इंटू यहाँ पे भी 2π/t ही पुट कर देता हूँ मैं, ऐसा कुछ मिलेगा। ये सॉल्व करके देख लो भाई क्या आएगा, 1/2t t माइनस, देखो t से t कैंसिल हो गया, साइन 4π मिलेगा, और साइन 4π की वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन पाई 2π 3π 4π 5π कितने पाई आ जाए वो 0 ही होता है, यानी ये वाला टर्म तो पूरा कितना हो गया हमारा, 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये मिलेगा 1/2t, इनटू में यहाँ से क्या मिल रहा है t से t खत्म, तो कितना आ गया 1/2, यानी हमने निकाल लिया साइन स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज वैल्यू जो आता है वो कितना आता है, 1/2 आता है। ये आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, आगे आके यूज़ भी होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा t का जो एवरेज वैल्यू है कितना आता है, 1/2 आता है। तो इस एवरेज वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँ, अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे ये टर्म निकल के आ जाएगी। तो अब पहले इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आगे ले रहा हूँ मैं इसे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन क्या थी, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू था, और देखो किसके बराबर था ये, देख लो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, तो आप लिख दोगे यहाँ पे
आई नॉट स्क्वायर, और एवरेज वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 1/2 आ गई। तो मैंने पूरी वैल्यू उठा के रख दी 1/2। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, रूट लेना है। देखो स्क्वायर कर दिया, मीन निकाल लिया, अब लास्ट स्टेप क्या है, रूट लेना है। तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर का एवरेज 0 से t का रूट ले लिया मैंने, तो इधर आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 का रूट, और ये निकल के आएगा आई नॉट अपॉन रूट। और इस पूरी वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू, ये बन जाएगी IRMS, यही RMS है। और इसको किसके बराबर निकाल लिया, आई नॉट अपॉन रूट। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 0.707 आई नॉट, जिसे आप लिख सकते हो 70.7% ऑफ आई नॉट। इस तरीके से हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये आपकी IRMS की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इस तरीके से RMS वैल्यू है। तो ओवरऑल आपने एवरेज वैल्यू भी निकाल ली और RMS वैल्यू भी निकाल ली। RMS वैल्यू हमारी ये निकल के आ जाती है और एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आती है, 0.637 आई नोट के बराबर आ गई थी। ठीक है, अब देखो जो ये हमारे घरों में लाइट आती है, जो एमीटर या वोल्ट मीटर जिसको मीज़र करते हैं, वो RMS वैल्यू को ही मीज़र करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि घरों में कितने वोल्टेज आ रहे हैं भाई, कि 220 वोल्टेज होता है, तो जो 220 वोल्टेज वाली वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू ही होती है। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन की हुई होती है एमीटर या वोल्ट मीटर में जो वैल्यू दी हुई होती है, वो हमेशा कौन सी वैल्यू मानोगे आप, RMS वैल्यू ही होती है, RMS ही मानोगे आप उसे, और उसी के हिसाब से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। RMS वैल्यू ही होती है वो हमेशा। चलिए और देखते हैं भाई आगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 220 वोल्टेज पे आपको एक DC करंट दिया हुआ है और 220 वोल्टेज पे ही आपको एक AC करंट दिया हुआ है। तो 220 वोल्टेज पे AC और DC दोनों आपको दिए हुए हैं, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो आपसे पूछा गया है। DC 220 वोल्टेज पे DC है और 220 वोल्टेज पे AC है, कौन सा खतरनाक होगा? देखिए भाई, अगर आपको 4 DC, आवाज़ नहीं, अगर आपको DC के लिए वोल्टेज कितने दे रखे हैं 220, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी कितनी होगी भाई, 220 ही होती है। DC का मतलब कांस्टेंट वोल्टेज है, 220 के बराबर ही है, न बढ़ेंगे न कम होंगे। अगर मैं AC की बात करूं 4AC, तो AC के वोल्टेज अगर आपको 220 दे रखे हैं, तो इसका मतलब आप कौन सा मानोगे, ये वैल्यू कौन सी है, RMS वैल्यू है। तो RMS कितना दे दिया है, 220 वोल्ट दे रखा है। RMS अगर 220 दे रखा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है कितनी हो सकती है, वो हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है VRMS का V0 अपॉन √2 या IRMS बराबर I0 अपॉन √2, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे V0 निकालना है तो V0 किसके बराबर मिल जाएगा भाई, VRMS इनटू में क्या मिलेगा आपको, √2 के बराबर मिलेगा। और VRMS किसके बराबर है, VRMS किसके बराबर है, 220 के बराबर है। तो 220 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, √2 से, और इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.414 जो आता है वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल के आती है 311 वोल्ट। कितनी निकल के आती है, 311। यानी अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो पता है उसके मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ तक जाते हैं, 311 वोल्टेज तक जाते हैं। और DC करंट के कहाँ पे रहेंगे, 220 पे रहेंगे। तो जो ज़्यादा वोल्टेज का झटका दे सकता है वो कौन सा देगा, अल्टरनेटिंग करंट देगा, ना कि डायरेक्ट करंट देगा। कब, जब वोल्टेज दोनों के कांस्टेंट दे रखे होंगे, सेम दे रखे होंगे, 220 के बात हो रही होगी। तो 220 यानी मैं बोल सकता हूँ कि सेम वोल्टेज अगर है तो सेम वोल्टेज पे अल्टरनेटिंग ज़्यादा खतरनाक होता है डायरेक्ट से, यानी AC इज मोर डेंजरस देन DC एट सेम वोल्टेज। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ AC ज़्यादा खतरनाक है या DC ज़्यादा खतरनाक है, तो आप डायरेक्ट मत बोल देना कि जी AC खतरनाक है। वो सिचुएशन की बात है कि स्थिति क्या दे रखी है। अगर सेम वोल्टेज पे दे रखा है कि सेम वोल्टेज की कहानी है, तो आप बोल दोगे कि ये प्लस 311 तक जा सकता है, तो AC ज़्यादा खतरनाक हो गया। लेकिन DC की पता है क्या बात होती है, DC में डायरेक्शन तो रिवर्सिबल होती नहीं है, सेम डायरेक्शन फ्लो करता है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो अल्टरनेटिंग करंट, जैसे बिजली हमें पकड़ती है तो बिजली जो है झटका मारती है, पकड़ के झटका मार के फेंक भी देती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है बिजली ने पकड़ा और झटका मार के फेंक देती है,
डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि साइकिल रिवर्स कर रही है। तो उस टाइम पे संभावना है कि अल्टरनेटिंग करंट को अगर कोई आदमी पकड़ लिया है तो वो जो है छुटाने के चांस रहते हैं कि वो छुटा देगा उससे। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट ने आपको पकड़ लिया ना, और जब तक उसमें जो है करंट बढ़ेगा, तो डायरेक्ट करंट ने एक बार अगर आपको पकड़ लिया तो छोड़ेगी नहीं, वो जन्मों जन्मांतर आपका साथ निभाएगी डायरेक्ट करंट जो है, ठीक है। एक बार बस पकड़ लो, फिर आपका हाथ नहीं छोड़ सकती है वो, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ सकती भाई? छुटाने वाला चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ सकती? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट डायरेक्शन रिवर्स नहीं करती है। अब पता है, आपने पढ़ा भी होगा कि डीसी को अगर पकड़ लेता है, डीसी अगर किसी बॉडी पार्ट को पकड़ लेती है, जैसे हाथ को पकड़ लिया डीसी ने, तो हाथ खराब है आपका, मतलब भस्ट कर देगी पूरे हाथ को, जलना स्टार्ट हो जाएगा सीधा यहाँ से एकदम तुरंत के तुरंत। इतना खतरनाक डीसी हो जाता है, क्योंकि वो जो है सेम वोल्टेज लगातार कंटिन्यू दे रही है। तो उस स्थिति में क्या खतरनाक हो जाएगा? फिर डीसी खतरनाक हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, आपसे पूछा क्या गया है, सेम वोल्टेज की बात हो रही है तो एसी बता देना, और सेम वोल्टेज की बात नहीं हो रही है तो फिर आप डीसी बता देना, ठीक है। इस तरीके से है। अच्छा सुनो, अब आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए, हाँ वैसे नहीं पकड़ती। एक लूप होना चाहिए, मतलब क्लोज साइकिल होना चाहिए लाइट को फ्लो करने के लिए। क्लोज साइकिल अगर है, क्लोज सर्किट अगर है, तो ही लाइट पकड़ पाती है, अदरवाइज नहीं पकड़ पाती है। अच्छा एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। आई बराबर दे रखा है, आवाज नहीं। ये आपको एक इक्वेशन दे दी है, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है, और आपसे पूछा है कि आई आरएमएस कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे बताओ? आई आरएमएस पूछा है, ये इक्वेशन है, आई आरएमएस पूछा है। तो कंपेयर कर लो भाई, क्यों इतना सोच रहे हो ज़्यादा। आई किसके बराबर होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। कंपेयर करोगे तो आई नॉट किसके बराबर मिलेगा? 10 के बराबर। और आई आरएमएस अगर आपको चाहिए तो आई आरएमएस किसके बराबर होता है भाई? आई नॉट अपॉन √2। तो कितना आंसर आ गया? 10/√2, जिसे आप लिख सकते हो 5√2। यही आंसर खत्म। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। यानी कि आई नॉट अगर दे दिया है तो आई आरएमएस निकाल सकते हो, आई आरएमएस दे रखा है तो आई नॉट आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपके पास में रिलेशन है। ये ऐसा ही सेम रिलेशन आप किसके लिए लिख सकते हो? वी के लिए। वी आरएमएस किसके बराबर लिख सकते हो? वी नॉट अपॉन √2। या फिर क्या लिख सकते हो? ई आरएमएस बराबर ई नॉट अपॉन √2। कैसे भी लिख सकते हो, सेम रिलेशन ही आता है, कोई अलग से रिलेशन नहीं आता। ठीक है भाई, इस तरीके से एवरेज वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। कल हम सर्किट स्टार्ट कर देंगे। सर्किट इस तरीके से होगा कि आपको केवल, अभी तक तो रेजिस्टेंस वाली चीज़ें पढ़ते आए हो, ऐसा सर्किट जिसमें केवल रजिस्टर हो। फिर हम पढ़ेंगे ऐसा सर्किट जिसमें केवल और केवल कैपेसिटर जोड़ दिया जाए। फिर ऐसा सर्किट जिसमें केवल और केवल इंडक्टर आ जाए। देखो एक तो क्या आ गया, जिसमें केवल क्या हो? आर, एक जिसमें केवल सी, और एक जिसमें केवल एल। 3 तो ये बन जाएंगे। और क्या हो सकते हैं? हो सकता है ये दोनों आ जाएं, या हो सकता है ये दोनों आ जाएं, या हो सकता है ये दोनों आ जाएं। 3 ये वाले हो जाएंगे, और एक हो सकता है तीनों साथ में ही आ जाए। तो टोटल 7 सर्किट हैं, जिसमें से सिलेबस में 6 हैं, एलसी वाला हटा रखा है। तो 6 सर्किट हैं, उन्हें हम 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कल स्टार्ट करा देंगे। ठीक है भाई।